हाँ, पढ़ना है किसके बारे में? समरूप आकृति के बारे में अब हमको पढ़ना है ना। समरूप आकृति में अभी आपको मैंने बताया, त्रिभुज के बारे में बताया, कोण वगैरह बता दिया है ना। अब समरूप आकृति किसको कहते हैं? तो देखिए दो चीज होता है यहाँ पर, एक होता है समरूप, समरूप, और एक होता है सर्वांग सम, सर्वांग सम, है ना। ये दो शब्द आपको समझना पड़ेगा। समरूप का जो चिन्ह होता है इस तरह होता है केवल, है ना, और सर्वांगसम का चिन्ह जो होता है वह इस तरह होता है ना। यह सर्वांगसम का चिन्ह है, यह समरूप का चिन्ह है। अब बात यहाँ पर है कि समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम कहते किसे हैं। तो देखिए कोई भी चीज आप देखिए ना एक जैसे दिखाई देता तो कहते हैं समानुरूप वाला है। हो सकता है अगर मान लीजिए त्रिभुज की बात करें तो समरूप कब होगा? जब कोई एक त्रिभुज, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, यहाँ पे एक और त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू आर बना दिया, पी क्यू आर, तो देखने में ही लग रहा है कि समरूप है ना। क्यों क्यों लग रहा है समरूप है? कि देखने में लग रहा है कि जैसन ये है वैसन के ही है, जैसन ये है वैसन के ये है, तो समरूप है, समान रूप वाला, है ना। लेकिन बात जब सर्वांगसम होगी तो सर्वांगसम होने का मतलब कि सर्वांगसम माने सर्वांगसम मतलब सभी अंग उसका क्या हो? समान हो, उसका सभी अंग समान हो। मतलब क्या कि इसका जितना मतलब इसके जितने भुजा जितनी जितनी लंबाई का है, इस त्रिभुज का भी सभी भुजाएं उसके अनुरूप लंबाई के होने चाहिए। ठीक, इसका कोण जितना डिग्री का है इसका भी प्रत्येक कोण इसका जो संगत कोण है उसके बराबर होना चाहिए, तब त्रिभुज कैसे कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा, नहीं तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। समरूप कहलाएगा लेकिन सर्वांगसम नहीं कहलाएगा। एक बात याद रखिएगा ये भी, क्या कि अगर त्रिभुज जो है आकृतियां, अगर मान लीजिए किसी आकृति की बात करते हैं तो अगर वो सर्वांगसम है तो समरूप है, सर्वांगसम है तो समरूप है, लेकिन अगर समरूप है तो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम होगा। समरूप है तो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम होगा, लेकिन सर्वांगसम है तो जरूरी है कि समरूप हो जाएगा। क्या जी? ये जरूरी है कि समरूप हो जाएगा अगर सर्वांगसम, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये बात है क्या? त्रिभुज का। अगर चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में भी वही होता है, अगर संगत कोण बराबर है। सिंपल इसका फंडा याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि भुजा समानुपाती हो, भुजा समानुपाती, भुजा समानुपाती हो तथा संगत कोण कैसा हो? बराबर हो। भुजा समानुपाती है, संगत भुजा समानुपाती है और संगत कोण क्या है? बराबर है, तो त्रिभुज समरूप होगा। और सर्वांगसम में क्या होगा? संगत कोण, संगत भुजा तथा संगत कोण क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। संगत भुजा तथा संगत कोण सब बराबर हो। मतलब का सर्वांगसम होने का मतलब ये कि अगर इसको उठाकर इस पर रख रहे हैं, इसको उठाकर इस पर रख रहे हैं, तो पूरा का पूरा ढक लेगा, पूरा को। जैसे हमारा हाथ है, तो मेरा ये हाथ है तो ऐसे रख रहे हैं, तो इधर से इस तरह कर रहे हैं तो इधर से इधर वाला हमारा नहीं दिखाई देगा हाथ, और फिर इधर से करें तो इधर से इधर वाला नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे का है, सर्वांगसम हो गया। अगर आपके हाथ करें हम अपने हाथ करें तो कोई जरूरी है कि पूरा मेरा हाथ आपके हाथ को ढक लेगा या आपका हाथ मेरे हाथ को ढक लेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 5 उंगली हम में है तो 5 उंगली आप में भी है, तो ये क्या है? समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर जो आकृतियां सर्वांगसम है वो समरूप होंगी, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांगसम नहीं होगी। है ना। तो जो आकृतियां सर्वांगसम और समरूप हो जाएगी, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांगसम नहीं हो सकती। अब यहां पर देखिए बात अब चतुर्भुज की करते हैं, तो चतुर्भुज में वही नियम लागू होता है ना। अब सुनिए, तो ये हो गया चतुर्भुज की बात, है ना। ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज की बात हो गया। तो चतुर्भुज भी क्या है? अगर मान लीजिए कि इसके भी संगत भुजा समानुपाती है, कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो क्या होगा? क्या होगा? सर्वांगसम होगा। अगर समानुपाती है तो क्या होगा? समरूप होगा। अब यहाँ पे एक बात वृत्त की आती है, वृत्त की। तो वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम कब होगा?
अच्छा, किस स्थिति में वृत्त सर्वांग होगा बताइए? त्रिज्या बराबर है, मतलब अगर इसका आर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और एक अन्य वृत्त है, इसका भी त्रिज्या यानी कि आर 5 सेंटीमीटर है, तो क्या है जी? सर्वांग है। क्या है? सर्वांग है। अगर कोई अन्य वृत्त है और उसका त्रिज्या अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो क्या है? समरूप तो है लेकिन सर्वांग नहीं है। समरूप है लेकिन सर्वांग नहीं है। तो ये आपको, हमको जहां तक आशा है कि सर्वांग और समरूप वाली बातें आपको समझ में आ गई होगी। वृत्त वाला भी है, वर्ग के साथ वर्ग को लाइएगा तब ना समरूप होगा। अब सुनिए, अब वर्ग और त्रिभुज कहिएगा समरूप होगा तो कभी नहीं होगा, है ना? और ना ही सर्वांग ही होगा। वर्ग मान लीजिए 2 वर्ग की जब बात करेंगे तो दोनों वर्ग होगा तब, दोनों आयत होगा तब, दोनों त्रिभुज होगा तब। अब कहिएगा वर्ग और आयत। अच्छा, वर्ग और आयत में बताइए तो क्या होगा? अगर त्रिज्या 5 है और उसका वर्ग का भी त्रिज्या 5 है तो वो समरूप हो सकता है? किसका? फिर से बोलिए। तो वर्ग और वृत्त कभी समरूप नहीं होगा, क्योंकि ये वृत्त है और ये वर्ग है। कैसे होगा? उसमें होगा ना करेगा। वर्ग और आयत समरूप हो सकता है क्योंकि दोनों में 4-4 भुजाएं हैं और दोनों में कोण का होता है 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग और आयत समरूप हो सकता है, सर्वांग नहीं हो सकता है। आयत और आयत सर्वांग हो जाएगा, समरूप भी हो जाएगा। वर्ग और वर्ग समरूप या सर्वांग हो सकता है, वृत्त वृत्त हो सकता है, त्रिभुज त्रिभुज के साथ हो सकता है, लेकिन वृत्त त्रिभुज के साथ नहीं होगा, वर्ग त्रिभुज के साथ नहीं होगा, त्रिभुज आयत के साथ नहीं होगा। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अलग अलग लग रहा है तो नहीं हो सकता है ना? अब कुछ 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा बात कर ले। क्वेश्चन पूछा है कि सभी वृत्त क्या होता है? सर्वांग होते हैं कि समरूप होते हैं? बताइए तो। सभी वृत्त का होगा समरूप होगा। सर्वांग कब होगा? अभी बताइए तो क्या? हाँ, जब त्रिज्या बराबर होगा तब क्या होगा? सर्वांग होगा। वृत्त की त्रिज्या किसमें होता है? वृत्त में होता है। गजब का। अच्छा, एक बार त्रिज्या है, अगर त्रिज्या का मान अलग अलग है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अलग अलग मान वृत्त है और उसका अलग अलग त्रिज्या है, तो वो बताओ क्या होगा? समरूप होगा कि सर्वांग होगा? समरूप होगा। और कोई 2-3 त्रिज्या, 2-3 वृत्त है और सबकी त्रिज्या बराबर है, तब क्या होगा? सर्वांग होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है? अब कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रमेय के बारे में हम लोग को बातें करनी है यहाँ पर, है ना? कि प्रमेय कैसे सिद्ध होता है ना? ये सर्वांग और समरूप बातें आपको समझ में आ गई है ना? अब आगे बढ़ते हैं।